सामान्य परिचय है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, वो बिहार का सामान्य परिचय हो जाएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम लोग। हेडिंग डाल लेना, बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय आज का हमारा टॉपिक होने वाला बिहार स्पेशल का। और इस टॉपिक से एक प्रश्न कंफर्म है कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिकली इसके हम लोग शुरुआत पहले तो नामांकन से ही करेंगे। देखिए, जब हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बहुत सारे, अब देखोगे यहाँ पे इस तरीके से आप स्ट्रक्चर आप देखेगा, इस तरीके से आपको बिहार का क्या है मैप आपको देखने को मिलेगा, जो कि बिहार आपको आकृति इसका बिहार की कैसी है दोस्तों, आयताकार है। 12वीं सदी में बहुत सारे बौद्ध मठों की संख्या होने के कारण इस बिहार का नाम बिहार कहते कहते क्या बन गया दोस्तों, बिहार पड़ गया। ठीक है, आपको बात करता हूँ अपना 12वीं सदी में ठीक है, बौद्ध मठों बौद्ध मठ जो थे ना, बौद्ध मठ की अधिक संख्या होने के कारण बिहार को लोग बिहार कहना शुरू कर दिए। बिहार कहते थे जिसमें बौद्ध रहते थे, बौद्ध भिक्षु जिसमें रहते थे उसको क्या कहते थे, बिहार कहते थे। वही बौद्ध भिक्षु के बेसिकली बौद्ध भिक्षुओं की, ध्यान से सुनिएगा, 12वीं सदी में बौद्ध मठ की अधिक बहुलता होने के कारण लोग ये क्या कहते थे दोस्तों, ये जो बिहार था ना, ये बिहार आपको बता दूं, जो बिहार था ना, ये आप देखिएगा, ये जो बिहार आप देखते होंगे, बिहार ये बिहार इसी बिहार से क्या बना दोस्तों, बिहार बना। इसी बिहार से क्या बना दोस्तों, बिहार बना। ये तो इसके नामांकन का इतिहास है। मतलब 12वीं सदी के दौरान यहाँ पे बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इसका जो नाम क्या पड़ा मेरे भाई, इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, बिहार पड़ गया। क्या पड़ गया दोस्तों, बिहार पड़ गया। अगर भौगोलिक स्थिति इसका देखोगे तो कहाँ पे हो जाएगा, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा, आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा एक ग्लोब है, इस ग्लोब में ठीक है, ये हमारा देखिएगा, ये हमारा क्या है दोस्तों, एक ग्लोब है। ये हमारा एक ग्लोब आप देख रहे हो, एक ग्लोब हमारा देख रहे हो, बीचों बीच से एक रेखा होके जाती है। अब देखो ये ऐसे करके आप देखिएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तर, ये 0 डिग्री अक्षांश है और 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं हम लोग, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं। और इसको बीच में जो 0 डिग्री वाला हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विश्वत रेखा कहते हैं। आज 23.5 डिग्री साउथ में आप आइएगा, 23.5 डिग्री साउथ में आइएगा, इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ में आइएगा, मकर रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये क्या है, भारत जो है उत्तरी, ये उत्तर वाला हिस्सा है, और इधर क्या है दोस्तों, उत्तर पूर्व है। इधर क्या है दोस्तों, दक्षिण पूर्व है। इधर क्या है, दक्षिण पूर्व है। इधर आप देखिएगा तो दक्षिण पश्चिम है, इधर दक्षिण पश्चिम है, और इधर क्या है दोस्तों, उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम है। साइंटिफिकली दिशाओं की संख्या अगर मैं बात करूँ तो कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। और यहाँ पे देखोगे ये कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजर रही है। ठीक है, और भारत जब उत्तर पूर्व में स्थित है तो बिहार भी कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ग्लोब में। बिहार भी अगर पूछे भौगोलिक स्थिति, अगर उसकी ग्लोब में पूछे भौगोलिक स्थिति की बात करूं, बिहार जो है, बिहार कहाँ पे दोस्तों, उत्तर पूर्व में स्थित है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार अगर पूछे तो बिहार कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, यह उत्तर पूर्व में स्थित हो जाएगा। ये कहाँ पे, उत्तर पूर्व में स्थित हो जाएगा। भौगोलिक स्थिति के अनुसार अगर मैं बात करता हूँ बिहार की, तो ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व में स्थित हो जाएगा। और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, सभी लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, बिहार की अगर मैं बात करूँ तो ये उत्तर पूर्व में स्थित हो जाएगा। और जैसे कि मान लो बिहार से उत्तर की दक्षिण तक की जो लंबाई है, बिहार से उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है ना, 3, 4, 5 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक की जो आप देखोगे लंबाई, आप देखोगे 4, 8, 3 किलोमीटर है। 4, 8, 3 किलोमीटर है। बिहार के पूर्व में आप देखिएगा, बिहार के पूर्व में आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा।
बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश मिलेगा, बिहार के उत्तर में आपको नेपाल मिलेगा और बिहार के दक्षिण में आपको झारखंड देखने को मिलेगा। देखो बिहार के बनने के इतिहास के बारे में बात करूं तो होता क्या है मेरे भाई कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है। नाम तो सुना ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। सुनिएगा 1905 में क्या होता है दोस्तों, बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। करता कौन है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन करता है, लॉर्ड कर्जन करता है, लॉर्ड कर्जन करता है, ठीक है। और होता क्या है 1911 में लगता है दोस्तों दिल्ली दरबार है इतना, दिल्ली दरबार इतना, दिल्ली दरबार लगता है, दिल्ली दरबार लगता है। उस समय जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। दिल्ली दरबार लगता है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था, दिल्ली दरबार लगता है। यहाँ भी जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ रहता है, इसको क्या किया जाता है, कैंसिल किया जाता है और यहीं पे घोषणा की जाती है तो बंगाल से पृथक करके एक नया राज्य बनेगा जिसका नाम होगा बिहार। और फाइनली जो होता क्या दोस्तों 22 मार्च ठीक है 1912 को बंगाल से पृथक करके एक नया राज्य जो बनता है, बंगाल से पृथक करके एक नया जो राज्य बनता है 1912 में, घोषणा 1911 में होती है, बनता कब है 22 मार्च 1912 को बंगाल से पृथक करके एक नया राज्य बनता है जिसका नाम रहता है दोस्तों बिहार, जिसका नाम क्या रहता है, बिहार रहता है। फिर उसके बाद देखोगे 1 अप्रैल को एक बार और बिहार का विभाजन होता है। 1 अप्रैल 1936 को एक बार और विभाजन होता है, इससे उड़ीसा पृथक होता है। फिर उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को इससे एक बार और विभाजन होता है और इससे पृथक होकर कौन बनता है दोस्तों, इससे पृथक होकर क्या बनता है दोस्तों, झारखंड बनता है। इससे पृथक होकर क्या बनता है दोस्तों, झारखंड बनता है। तो इससे पृथक होकर क्या बनता है, झारखंड बनता है। तो ये सारी चीजें आप याद कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप याद कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप याद कर सकते हैं एग्जाम के पर्पज से। अब बात रही अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की, ठीक है। अच्छा आप देखोगे ये जो हमारा इस तरीके से आप ग्लोब देखेगा ना, तो बीचों बीच से तो मैंने आपको बता ही दिया क्या है दोस्तों, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है। 3.5 डिग्री उत्तर में आप जाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्क रेखा हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा 3.5 डिग्री, ये 0 डिग्री अक्षांश है इतना। और 3.5 डिग्री में आप उत्तर में जाइएगा कर्क रेखा, और 3.5 डिग्री अगर आप दक्षिण में जाइएगा, 3.5 डिग्री दक्षिण में तो आपको मकर रेखा है, मकर रेखा है। अब जैसे कि आपको पता है कि भारत जो है, ठीक है, भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार अलग होगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की अगर मैं बात करूं तो भारत जो है 68 डिग्री 60 मिनट से शुरू होता है पूर्वी देशांतर, और 97 डिग्री 25 मिनट तक ये पूर्वी देशांतर, ये भारत की स्थिति है ग्लोब में। उसी तरीके से 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक इतना बिहार का क्या होता है, भारत का ये अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है। उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ग्लोब में ऐसी लेटी हुई जितनी भी रेखाएं होती है, ग्लोब में आप देखिएगा इस ग्लोब में लेटी हुई जितनी भी रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं, उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है, उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको अक्षांश रेखा कहते हैं, इनको अक्षांश रेखा, इनको अक्षांश रेखा हम लोग कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी जो लंबाई है कम होती जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी लंबाई जो है कम होती जाती है, कम होती जाती है। अब ये देखो यहाँ पे, अब ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से 89 ऊपर जाओगे और 89 नीचे जाओगे, 89 नीचे जाओगे, यानी कि 89, ठीक है, 89 इतना 89, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद देखोगे फिर 89, 9 18, 9 ये 90 डिग्री पे क्या होता है, बिंदु होता है। 90 डिग्री पे क्या होता है दोस्तों, बिंदु होता है, 90 डिग्री पे बिंदु होता है। तो 89, 9 18 का 8 में आए 8 8 16 इतना 1 17 178 प्लस अगर मैं जोड़ लेता हूँ दोस्तों विषुवत रेखा को तो प्लस 1 हो जाएगा। तो टोटल 179 जो है दोस्तों 179 अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश इतना अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखा होती है। प्लस अगर मैं ध्रुवों को भी इसमें ऐड कर देता हूं, ध्रुवों को भी इसमें ऐड कर लेता हूं तो 178 प्लस 1 प्लस 2 टोटल जोड़ लीजिएगा तो 181 होती है। अगर हम बिंदु को भी मिला लेंगे तो 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं ग्लोब पर। 188 टोटल अक्षांश रेखा अगर पूछे 2 तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेगा। पहली बात तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो 2 तरीके से बनेगा। पहला कि दोस्तों अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो पहले तो 178 होती है, अगर इक्वेटर को भी ऐड कर लेंगे तो 179 होती है, प्लस अगर बिंदु को भी ऐड कर लेंगे तो टोटल
181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब उसी तरीके से आप देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से बीचों बीच से यहाँ पे भी जीरो मान लेंगे, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे जीरो मान लेंगे, इधर 180 देशांतर रेखा हो जाएगी, 180 देशांतर रेखा हो जाएगी। और इस तरीके से खींचते खींचते यहाँ से जीरो मान के इधर की ओर पश्चिम की ओर जाएंगे तो इधर 180 जो है देशांतर रेखा हो जाएगी, देशांतर रेखा हो जाएगी। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल कुल मिलाकर के 181 होती है बिंदु सहित, और देशांतर जो रेखा होती है, इस देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है टोटल कितनी होती है, 360 होती है। क्योंकि 360 डिग्री का ही क्या होता है, ग्लोब होता है। 360 डिग्री का ही क्या होता है, ग्लोब होता है। 360 डिग्री का ही क्या होता है मेरे भाई, ग्लोब होता है। अच्छा, अब आपको ये पता करना है कि ये हमारा बिहार यहाँ पे ऐसे शुरू होता है, तो बिहार कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर के बीच में स्थित है। बिहार जो है, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब अपने को चाहिए मैप, अब अपने को चाहिए दोस्तों इंडिया का मैप, क्योंकि जब तक इंडिया का मैप नहीं मिलेगा आप नहीं समझ पाइएगा जो अक्षांश और देशांतर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आप किसी से भी कंपैरिजन कर लेना, किसी का भी क्लास देख लेना, ठीक है, और फिर अगर बता देना कि अगर उसे एक छटाक भर भी अगर कम पढ़ाए हो तो, एक छटाक भर भी अगर मैं कम पढ़ाया हूँ तो, ठीक है, देख लीजिएगा, फिर उसके बाद बताइएगा। अब देखो मैंने आपको इसमें अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, ये देखो 68 डिग्री 7 मिनट इतना पूर्वी देशांतर, इतना पूर्वी देशांतर से यह भारत का जो है विस्तार शुरू होता है, और 97 डिग्री 25 मिनट पे भारत का जो अवस्थिति होता है, ये पूर्वी देशांतर, ये क्या होता है दोस्तों, पूर्वी देशांतर, ये समाप्त हो जाता है। अब जैसे कि इस तरीके से बिहार भी होगा कि देशांतरी विस्तार कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है, ठीक है। तो बिहार का देशांतरी विस्तार अगर पूछ ले, ये बिहार का ऐसे ऐसे जो रेखा आएगी वो देशांतर रेखा होगी, और ऐसे ऐसे जो रेखा जाएगी वो अक्षांश रेखा होगी। तो बिहार का भी हमको अक्षांश और देशांतर जानना है कि नहीं जानना है, आप बताइए। बिहार का भी हमको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जानना है कि नहीं जानना, आप बताइए, जानना है कि नहीं जानना है? बिल्कुल जानना है, ठीक है, बिल्कुल जानना है, ठीक है, एकदम अच्छे से जानना है। अब जैसे कि मान लो इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो 24 20 10 अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री, ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट इतना 20 मिनट और 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से क्या होता है दोस्तों कि ये अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। और अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री तक जाता है दोस्तों, तो 27 31 15, कितना 27 31 और 15, 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड तक ये बिहार का क्या देखने को मिलता है, ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलता है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलता है। उसी तरीके से पूर्वी देशांतर बिहार का अगर पूछे तो पूर्वी देशांतर बिहार का 83 19 50 से अपना 83 19 50 से शुरू होता है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से शुरू होता है, और ये 88 डिग्री इतना 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक खत्म होता है। 88 डिग्री 17 मिनट इतना और 40 सेकंड पे क्या होता है, ये अक्षांशीय देशांतीय विस्तार बिहार का क्या होता है, समाप्त होता है। अब वही चीज हम अपने को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार लिखना है। यहाँ पे हमको क्या लिखना है दोस्तों, ये कितनी डिग्री अक्षांश से बिहार शुरू होता है, तो 24 20 10 लिखिएगा क्या दोस्तों, 24 20 10 इतना 24 डिग्री, ठीक है, क्या लिखना है 24 डिग्री, ठीक है, 20 मिनट और 10 सेकेंड से क्या होता है दोस्तों, बिहार का अक्षांशीय विस्तार इतना अक्षांशीय विस्तार इतना विस्तार शुरू होता है, और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड इतना 27 डिग्री देख सकते हो यहाँ पे 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड इतना 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड इतना 15 सेकेंड तक ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतरी विस्तार की अगर मैं बात करूं तो देशांतरी विस्तार आप देखोगे 83, ठीक है, 83 19 50 से देशांतरी विस्तार शुरू होता है, और कहाँ तक जाता है मेरे भाई, ये जाता है 88 17 40 तक। कहाँ तक जाता है, 88 17 40 88 डिग्री, ठीक है, 17 मिनट और 40 सेकेंड तक ये क्या होता है दोस्तों, बिहार का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हमको देखने को मिलता है, बिहार का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखने को मिलता है। पेपर में इस पे प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आपसे पूछेगा, भैया ये बताइए कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला कौन है, बताइए। बिहार में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार पुलिस का, दरोगा का, एसआई का, टीचर भर्ती का, आप कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं ना, आप देखिएगा इसी टाइप के आजकल प्रश्न बनते हैं, ऊपर से नहीं बनाएगा, आजकल बहुत टफ क्वेश्चन बनाने लगा है, एग्जामिनर बहुत टफ क्वेश्चन बनाने लगा है, पहले वाला जब बात नहीं रह गया,
ठीक है, पहले वाला बात नहीं रह गया इतना, बहुत पहले वाला बात नहीं रह गया। बिहार का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जिला कौन सा है बताइए भाई, पेपर में प्रश्न आता है, ये मैं नहीं बता रहा हूं। देखो उत्तरी जिला तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ये बात तो सबको पता है। ये देखो, ये अगर मैं बात लेता हूं बिहार, सबसे पूर्वी जिला जो है किशनगंज हो जाएगा, सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला बिहार का अगर मैं बात करूं सबसे पूर्वी जिला तो किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा बिहार का सबसे पूर्वी जिला। ठीक है, अगर सबसे दक्षिणी जिला अगर पूछे तो गया हो जाएगा, ये पूर्वी जिला हो जाएगा, ये पूर्वी जिला हो जाएगा, ये दक्षिणी जिला हो जाएगा, ये दक्षिणी जिला हो जाएगा। और अपना पश्चिमी जिला कैमूर हो जाएगा, ये पश्चिमी जिला अगर पूछ ले, पश्चिमी जिला कौन हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी जिला कैमूर हो जाएगा, पश्चिमी जिला कैमूर हो जाएगा। और उत्तरी जिला, फिर से बोलता हूँ, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। सबसे उत्तरी जिला अगर पूछ ले तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्वी जिला किशनगंज, पश्चिमी जिला कैमूर, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और दक्षिणी जिला क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप इस क्लासेस को करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा इस टॉपिक से, आप देखिएगा सब सॉल्व होगा, सब कुछ सॉल्व होगा, आप देखिएगा आपको सब कुछ सॉल्व होगा। आप यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो। देखिए, अब जैसे कि मान लो पूछेगा कि बिहार का क्षेत्रफल कुल कितना है, बिहार का जो क्षेत्रफल आप देखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, भारत के कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है, भारत के कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है, इस भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इसके पास, बिहार के पास कितना है, 2.86%, 2.86%। अब जैसे कि भारत का जो क्षेत्रफल आप देखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करूं, ठीक है, अगर भारत का क्षेत्रफल की बात करता हूं, इतना भारत का क्षेत्रफल अगर पूछे, भारत का क्षेत्रफल अगर मैं बात करता हूं, भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो है दोस्तों 2.86% ही केवल बिहार को मिला है, और अपना बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर पूछा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें क्या पूछा जा सकता है, देखिए, और इसमें आपसे पूछेगा, ये बताइए कि अब देखो मालूम है बिहार जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में क्या है दोस्तों, पहले पे यूपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे बिहार है। जनसंख्या के वितरण के मामले में देख लो, भूमि कितना मिली है, जनसंख्या कितनी निवास करती है, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, और यह भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, ये भारत का भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, 12वां सबसे बड़ा राज्य है। कई लोग सोच रहे होंगे सर पहले तो 13वां था ना। ठीक है, जम्मू कश्मीर का विभाजन होता है 31 अक्टूबर 2000, कब दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर का विभाजन होता है, तो उसके बाद तो हम लोगों को पढ़ना ही है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, आप खुद बताइएगा। बिल्कुल पढ़ना है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो क्लासेस है ना, आप कभी जीवन में नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। इट इज थर्ड सर, नहीं गलत है। जहां से भी जिस बुक से पढ़े हो, बुक को फाड़ के फेंक दो। जहां से भी जिस बुक से आपने पढ़ा है उस बुक को फाड़ के फेंक दीजिएगा, 12वां है। आपने जिन लोगों से भी पढ़ा है, जिस व्यक्ति से भी पढ़ा है, बुक को फाड़ के फेंक दीजिएगा। ऑफिशियल साइट्स पे आप जाइएगा, देखिएगा 12वां लिखा हुआ है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जब विभाजन, आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को होता क्या है, मैं आपको सुनिए बताता हूँ। होता क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का जो है ना विभाजन होता है, इसको दो भागों में तोड़ दिया जाता है। जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख दो भागों में तोड़ दिया जाता है, और ये क्या बन जाते हैं, दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। उसके बाद अगर क्षेत्रफल के मामले में बिहार का मैं स्थान बोलूं, तो क्षेत्रफल के मामले में बिहार का जो स्थान है, क्षेत्रफल के मामले में जो बिहार का जो स्थान आप देखिएगा, बिहार का स्थान क्षेत्रफल के मामले में बिहार का जो स्थान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स के साथ। ठीक है, देखना
मैं फिर से बता देता हूं, इस क्लासेस को आप एकदम शुरू से देखिए, आप खुद कहिएगा सर इससे बेटर क्लास हो ही नहीं सकती यूट्यूब जगत पे, इतना इससे बेटर क्लास हो ही नहीं सकती अभी यूट्यूब जगत पे। अभी तो हमने ट्रेलर है, अभी तो मैंने पिक्चर स्टार्ट ही किया है, अभी तो हमने पिक्चर स्टार्ट ही किया, अभी तो हमने पिक्चर स्टार्ट ही किया है, अभी तो खेल अभी बाकी है, अभी तो खेल अभी बाकी है मुन्ना, अभी तो खेल बाकी है। अभी तो हमने क्या किया दोस्तों, पिक्चर ही स्टार्ट किया है, पिक्चर अभी स्टार्ट किया है। अभी तो दोस्तों इंटरवल आने दो, फिर उसके बाद देखना क्या क्या करवाते हैं और कैसे कैसे पढ़ाते हैं अपना, ठीक है। चलो, जैसे अगर मैं बात करता हूं 2011 की जनगणना के अनुसार, सुनिएगा 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना जो है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार कितना बिहार की जनसंख्या, बिहार की इतना बिहार की जनसंख्या अगर पूछे कितनी है दोस्तों, तो ये कितनी है, 10,40,99,452 है, 10,40,99,452 है, ठीक है। और आपको ये भी बता देते हैं जनसंख्या में इसका जो स्थान है पूरे भारत में, जनसंख्या में जो बिहार का जो स्थान है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा दोस्तों, दूसरे नंबर पे कौन, महाराष्ट्र हो जाएगा, और तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा दोस्तों, अपना प्यारा बिहार हो जाएगा, अपना प्यारा बिहार हो जाएगा। जनसंख्या के मामले में अगर पूछे बिहार का कौन सा स्थान है पूरे भारत में, तो कौन सा, तीसरा स्थान है, बिहार का तीसरा स्थान है, बिहार का तीसरा स्थान है अपना बड़े राज्यों में, आप देखोगे बड़े राज्यों में। अब जैसे कि भारत की कुल जितनी भी जनसंख्या है, अब जैसे मोदी जी कहते हैं, ठीक है, एक 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बिहार की जो, अब जैसे मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ देशवासी हुए, 121 करोड़ आबादी है इतना, 121 करोड़ आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, पूरे भारत की। अब इस पूरे भारत का लगभग इतना 8 पॉइंट इतना, लगभग पूरे भारत में जितनी भी आबादी है, पूरे हमारे भारत देश में जितनी भी आबादी है, मान लो 121 करोड़ आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार, एग्जैक्ट आपको बता देता हूं 121 करोड़ है मान लीजिएगा, इसके लगभग 8.60% लोग जो है कहाँ पे, बिहार में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, बिहार में रहते हैं। अब जब जनगणना की बात आई है, जनगणना की बात आई है, जनगणना की, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि प्रथम जनगणना इतना, प्रथम जनगणना अगर पूछे कब होती है तो 1872 में होती है, और किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है, ठीक है। वास्तविक जनगणना अगर पूछ ले कि वास्तविक इतना, अगर पूछ ले कि वास्तविक इतना, वास्तविक अगर पूछ ले कि वास्तविक जनगणना कब होती है, वास्तविक जनगणना अगर पूछ ले कि कब होती है दोस्तों, तो 1881 में होती है, और किसके शासनकाल में होती है मेरे भाई, ये किसके शासनकाल में होती है दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होती है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होती है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में होती है। और लास्ट जनगणना अगर पूछ लें कि लास्ट जनगणना कब होती है, 2011 में होती है, और इतना किसके, सी चंद्रमौली के शासनकाल, सी चंद्रमौली साहब क्या थे दोस्तों, जनगणना आयुक्त थे, जनगणना आयुक्त थे। और अगली जो जनगणना हो रही है वो कब हो रही है दोस्तों, 2027 में होगी, 2027 में होना शुरू हो चुका है, और ये पहली डिजिटल जनगणना है, पहली डिजिटल जनगणना है, पहली डिजिटल जनगणना है। और एक चीज और आपको बिहार के बारे में बता दूं कि जाति आधारित जनगणना कराने वाला बिहार पूरे भारत में पहला राज्य बना था। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं, ठीक है, आप एकदम सही सुन रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना कराने वाला बिहार, फिर से बता देता हूं इतना, जाति आधारित जनगणना कराने वाला, फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जाति आधारित जनगणना कराने ठीक है वाला, ठीक है, जाति आधारित जनगणना कराने वाला बिहार इतना, बिहार प्रथम राज्य बना था, प्रथम राज्य बना था 2023 में इसकी रिपोर्ट जारी की गई थी 2 अक्टूबर के दिन, और 2 चरणों में ये जनगणना हुई थी, 2 चरणों में ये जनगणना हुई थी। अच्छा, आपको एक चीज और बता देते हैं, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे जनगणना की बात आई है तो बिहार में देखोगे, बिहार का जनसंख्या घनत्व, बिहार का जनसंख्या घनत्व अगर मैं बात करूं कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, अभी हम लोग क्या चल रहे हैं दोस्तों, अभी ये डेमो है, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो मेन पिक्चर बाकी है, ठीक, इतना अगर मैं बात करूं कि बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 है, बिहार का जनसंख्या घनत्व अगर पूछ ले कितना है दोस्तों, 1106 है, ठीक है, 1106 है। अब कई लोगों को ये नहीं पता होता है सर
ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है सर जी, ये बताइए। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और बिहार में का जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, 1106 है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। बिहार में भी सबसे ज्यादा कहीं पे है तो कहाँ पे है दोस्तों, शिवहर में है। कहाँ पे, शिवहर में है। यहाँ पे 1880 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और सबसे कम अगर पूछ ले कहाँ पे है दोस्तों, तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या अगर घनत्व कहीं पे है दोस्तों तो कहाँ पे है, कैमूर में है। कहाँ पे, कैमूर में है, कैमूर में है। 488 लोग रहते हैं, 488 लोग रहते हैं। जाहिर सी बात है पहाड़ों पे जीवन थोड़े जिएंगे, जो मैदानी क्षेत्र रहेगा वहीं पे ना लोग ज्यादा जीवन का यापन करेंगे। बात सही है कि नहीं, आप बताइएगा। ठीक, चलिए, आई एम लिसनिंग केयरफुली सर, बिल्कुल। अच्छा, क्लासेस आप खुद, आप क्लासेस जब एंड होगा ना, जिस समय भी एंड होगा, ये तो आपको लंबी क्लासेस चलेंगी, जिस समय भी एंड होगा आप तालियां बजा के जाइएगा, आप तालियां बजा के जाइएगा। देखिए हम इसकी गारंटी लेते हैं अपना, अगर आप मेरे को पूरा टाइम दे देते हैं, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, यहाँ पे देखना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, जितना डिटेल में, जितना डेप्थ में जाके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ईसीएस पीसीएस सब इससे निकल जाएगा आपका, ईसीएस पीसीएस सब इससे निकल जाएगा, सब इसके सामने वो चुनमुन वाला गोली हो जाएगा, ठीक, चुनमुन वाला गोली हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स पे हम लोग आते हैं, टॉपिक पे हम लोग आते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया, बिहार देखो, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई, पहले तो बात, बिहार का जो आकार है, बिहार देखोगे ना इस तरीके से आप देखिएगा, बिहार का जो आकार आप देखिएगा आयताकार आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र इतना तल इतना, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से जो ऊंचाई है बिहार की कितनी है, वो 53 मीटर है। ये 53 मीटर है, 53 मीटर है। अगर मैं फीट की बात करूँ, इतना फीट में, अगर मैं फीट की बात करूँ तो फीट में कितना है दोस्तों, तो 173 फीट हो जाएगा, 173 फीट हो जाएगा। अब देखो बीचों बीच से देख रहे हो बिहार से कौन सी नदी पास कर रही है, ये बीचों बीच से जो है ना, बिहार से आप देखोगे गंगा नदी जो है ना, ये जो गंगा नदी बीचों बीच से पास कर रही है। ये गंगा नदी जो है, ये देखो चौसा बक्सर से प्रवेश करती है, चौसा जो बक्सर है ना, चौसा बक्सर है, चौसा बक्सर से प्रवेश करती है। और याद रख लीजिएगा ये कटिहार से, जो कटिहार है ना, इस कटिहार से बाहर निकल जाती है। आप देखोगे जो बिहार है, बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर बहती है, 445 किलोमीटर बहती है। उसमें भी ये पटना आप देख रहे हो, ये पटना जो है, पटना में 99 किलोमीटर बहती है। फिर दूसरा आप भागलपुर देखोगे, भागलपुर में आप देखोगे, ये भागलपुर में कितना 97 किलोमीटर बहती है। और टोटल अगर पूछे कुल बता दूं तो कहते हैं ये 12 जिलों से होके बहती है, ये 12 जिलों से होके बहती है, 12 जिलों से होके बहती है। अब यहाँ पे 12 जिले हम लोग लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 और 12। भाई साहब ये जितना भी चीज मैं करा रहा हूँ ना, अभी ट्रेलर है मुन्ना, अभी तो शुरुआत ही हुआ, अभी तो कुछ बता ही नहीं है। अभी तो ये तो खाली जो है ना आनंद पानंद, खाली ट्रेलर चल रहा है, अभी तो ट्रेलर है, ट्रेलर, डिटेल तो अभी शुरुआत ही नहीं किए हैं, ठीक है। बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से होके बहती है और कौन कौन से जिले से बहती है, सिंपल है, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो हम क्लासें नहीं शुरू किए हैं, ये तो खाली इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन। और लेकिन डेप्थ में इंट्रोडक्शन, चलिए कलर चेंज कर लेता हूं मैं, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली लिखते हुए चलिएगा दोस्तों। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, बक्सर, पहले तो देखोगे बक्सर में, ये बक्सर इतना, बक्सर में, फिर उसके बाद भोजपुर हो जाएगा, फिर उसके बाद भोजपुर हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, बक्सर, भोजपुर, सारण इतना, सारण हो जाएगा, फिर उसके बाद पटना हो जाएगा, फिर उसके बाद पटना हो जाएगा, फिर उसके बाद वैशाली हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वैशाली हो जाएगा। वैशाली के बाद आप देखोगे समस्तीपुर हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा। उसके बाद बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर इतना, बेगूसराय हो जाएगा, लखीसराय हो जाएगा, लखीसराय हो जाएगा। उसके बाद मुंगेर हो जाएगा, उसके बाद खगड़िया, भागलपुर, कटिहार हो जाएगा, खगड़िया हो जाएगा। फिर उसके बाद भागलपुर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, कटिहार हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, कटिहार हो जाएगा। यही जो 12 जिले हैं ना, यहीं से गंगा नदी बहती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। अब कई लोग तो सोच रहे होंगे सर अभी तक आपने राजधानी बताया नहीं, अभी तक आपने जिले बताए नहीं, अभी आपने लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें बताई नहीं। अरे भाई सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, सबका टाइम आएगा, ठीक है, सबका टाइम आएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंट तो धरो।
अब पेशेंट नहीं धरोगे तो कैसे काम चलेगा, आप खुद ही बताओ। सब्र रखो, ठीक है, सब पे आएंगे हम। अब जैसे कि वो डायलॉग सुने हो कि नहीं, वो सबका हिसाब करेगा ये फैजल इतना, सबका हिसाब करेगा ये फैजल इतना, सबका हिसाब करेगा ये फैजल, ठीक है, तो बस वही वाला याद रख लेना, ठीक है, इतना सबका हिसाब करेगा ये फैजल, सबका हिसाब करेगा ये फैजल। पता है ना 50,000 वैकेंसी, 48,000 वैकेंसी आ रही है, 48,000 इतना 48,000 वैकेंसी आ रही है। मैं आपको ऑफिशियल लेटर भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है, बोल रहा हूँ इतना सुन लो, ठीक है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हो, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये बिहार जो है, इस बिहार में उत्तर में देखो, ये बीचों बीच से तो मैंने बता दिया, ये गंगा नदी पास कर रही है, गंगा नदी पास कर रही है, ठीक है। अच्छा मैंने एक चीज में नहीं बताया, अच्छा कोई मेरे को बताएगा, जो पटना है, ये पटना है, कितने जिलों के साथ बॉर्डर बनाता है, कितने जिलों के साथ रहता, कितने जिलों के साथ रहता, कितने जिलों के साथ क्या करता है दोस्तों, ये बॉर्डर बनाता है, इतना बॉर्डर बनाता है, बॉर्डर बनाता है, बॉर्डर बनाता है। पटना कितने जिलों के साथ बॉर्डर बनाता है बताइए, ये पटना कितने जिलों के साथ बॉर्डर बनाता है, बता दीजिएगा, कमेंट करते हो सभी लोग कि पटना कितने जिलों के साथ बॉर्डर बनाता है। एकदम 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 धुआंधार तरीके से। पहले तो हो जाएगा दोस्तों, पटना 9 जिलों के साथ बॉर्डर बनाता है। अभी 9 जिले कौन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, चल भाई ऊपर जा तू, 8 और फिर उसके बाद 9। तो पटना जो है कितने जिलों के साथ, 9 जिलों के साथ बॉर्डर बनाता है इतना। अब देखिए लिखते हुए चलेगा, वैशाली सारण समस्तीपुर लिखते हुए चलना है सभी लोगों को, वैशाली लिखना है, वैशाली लिखना है, फिर उसके बाद सारण लिखना है, सारण लिखना है, फिर उसके बाद समस्तीपुर लिखना है, समस्तीपुर लिखना है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद भोजपुर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, ठीक है, भोजपुर भोजपुर, नालंदा, ठीक है, नालंदा, जहानाबाद इतना, जहानाबाद, अरवल इतना, अरवल, ठीक है। कोई एक मिसिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 मिसिंग है, बेगूसराय और लखीसराय ऑफिशियली, ठीक है, लिख लीजिएगा दोस्तों। बेगूसराय इतना, बेगूसराय और क्या हो जाएगा दोस्तों, लखीसराय हो जाएगा, लखीसराय हो जाएगा। ये 9 जिले आप याद कर लीजिएगा। यही 9 जिलों के साथ जो है ना पटना बॉर्डर बनाता है, पटना बॉर्डर बनाता है, ये पटना बॉर्डर बनाता है, ये पटना बॉर्डर बनाता है। क्लियर है, बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको मैप बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी मैप ड्रॉ किया था, ठीक है। अब ये मैप ड्रॉ किया था तो मैंने आपको बताया कि बिहार के पूर्व में आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। अगर अब उत्तर में आप देखोगे तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साझा हम लोग करते हैं नेपाल के साथ। पश्चिम में आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण में आप देखिएगा तो दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये JH झारखंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कहानी सुनिएगा, नेपाल के साथ हम लोग 729 किलोमीटर का क्या करते हैं दोस्तों, बॉर्डर बनाता है। बिहार जो है ना नेपाल के साथ 729 किलोमीटर का क्या करता है, बॉर्डर बनाता है। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि भैया सर जी ये बताइए कि कौन कौन से जिले हैं बिहार के जो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं, ठीक। चलो ठीक है, तो फिलहाल आप देखोगे यहाँ पे आपको पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, फिर उसके बाद पश्चिमी चंपारण के बाद यहाँ पे पूर्वी चंपारण हो जाएगा, फिर उसके बाद सीतामढ़ी हो जाएगा, फिर उसके बाद मधुबनी हो जाएगा, फिर उसके बाद सुपौल हो जाएगा, फिर उसके बाद अररिया हो जाएगा, फिर उसके बाद किशनगंज हो जाएगा, फिर उसके बाद किशनगंज हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये आपको जो है 1 2 3 4 5 6 7, सभी लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं, नोट डाउन करते हुए चलना है, नोट डाउन करते हुए चलना। बाद में मेरे से मत करना कि सर जी हमने नोट नहीं किया ये वो दिस दैट, ठीक। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 9 जिलों के साथ क्या करता है दोस्तों, नेपाल बॉर्डर बनाता है, नेपाल बॉर्डर बनाता है, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल देखो ऐसे की बात करता हूँ या नेपाल के साथ अगर भारत की बात करूँ तो नेपाल के साथ भारत जो है 1751 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। अब देखो इसमें जो है उत्तराखंड,
यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य बॉर्डर बनाते हैं। इन 5 में भी अगर बिहार की बात करूं तो बिहार 729 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है और बिहार के लगभग 7 जिले, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिले किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं? नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं, नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। ठीक, चलिए, ठीक है, पढ़ते हुए चलिए ना, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, बुरी आत्माओं से दूर रहिए। ठीक, बुरी आत्माओं से दूर रहिए, बस हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी भाई बंधुओं से, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिले नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला, बड़ा जिला, बिहार का सबसे बड़ा जिला और बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? उससे पहले तो बॉम्ब सवाल है, आपको बता देता हूं पहले ही कि तो बिहार में कुल जो है ना 38 जिले हैं, इतना 38 जिले हैं, 9 प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल, इतना 9 प्रमंडल हैं, 101 क्या है दोस्तों? अनुमंडल हैं, 101 क्या है दोस्तों? अनुमंडल हैं, 101 क्या है? अनुमंडल हैं, 534 क्या है दोस्तों? प्रखंड हैं, 534 क्या है? प्रखंड हैं। अगर ग्राम पंचायत अगर पूछ लें, ग्राम पंचायत बिहार में कितने हैं इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, तो 8053 है, 8053 है। ऐसे भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं आपके, ऐसे भी प्रश्न पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं, आप ईमानदारी के साथ शुरू से क्लासेस को देखिए। अभी आधी घंटे की ही क्लास हुई है, ठीक है, 35 मिनट की 36 मिनट की क्लास हुई है। आप शुरू से करते हुए आइए, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप फोन करके कहिएगा सर आप क्लासेस प्लीज लीजिए, ठीक है, आप प्लीज लीजिएगा। आप मैं बता देता हूँ, सब कुछ यहाँ पे फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा आपको नहीं देना है, ये क्लासेस ही बिल्कुल फ्री है, इतना आप लोगों के समर्पित, स्टूडेंट को समर्पित। ठीक, चलो बताइए कि बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखो, बिहार का सबसे बड़ा जिला की बात करूं, देखो पहली बात तो यह है, ये पश्चिमी चंपारण है, ये पश्चिमी चंपारण इतना, चंपारण जो है ना बिहार का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, सबसे बड़ा जिला है। अब वहीं पे देखो शिवहर जो है ना, ये शिवहर जो है बिहार का सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला। ये पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, यही पेपर में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप देखोगे बिहार के बारे में अगर मैं बात करूं कि बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जिसका नाम है दोस्तों वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको ये पश्चिमी चंपारण में आपको देखने को मिलता है। और इसी वाल्मीकि नेशनल पार्क के नाम पे ये देखोगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको पश्चिमी चंपारण में ही आपको देखने को मिलता है, पश्चिमी चंपारण में ही आपको यह देखने को मिलता है। जहाँ पे आप देखोगे जो बाघों की आबादी है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ जहाँ पे बाघों की आबादी अब कितनी है? 54 हो चुकी है। जहाँ पे बाघों की आबादी अब 54 हो चुकी है, 45 था पहले, अब 54 हो चुका है, अब पेपर में ये भी पूछ सकता है कि भैया सबसे गर्म जिला बिहार का कौन सा है? सबसे गर्म जिला बिहार का अगर पूछ ले कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो कौन हो जाएगा दोस्तों? गया हो जाएगा, ठीक है, गया हो जाएगा। और सबसे ठंडा जिला भी कौन हो जाएगा? ठंडा जिला, सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा जिला भी अगर मैं बात करूं वो भी कौन हो जाएगा दोस्तों? गया ही हो जाएगा। और गया कहाँ पे स्थित है दोस्तों? फल्गु नदी के तट पे स्थित है। गया जो है ये फल्गु नदी के तट पे स्थित है, ये फल्गु नदी के तट पे स्थित है। तो आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं अपना, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब लिख लीजिएगा। पहली बात तो बिहार नेपाल के साथ, जो बिहार है ये बिहार जो है नेपाल के साथ इतना 729 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है, 729 किलोमीटर का बॉर्डर बनाता है। उसमें देखोगे पश्चिमी चंपारण बॉर्डर बनाता है, पूर्वी चंपारण बॉर्डर बनाता है, फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे सीतामढ़ी हो जाएगा, सीतामढ़ी, ठीक है, उसके बाद देखोगे सीतामढ़ी हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद मधुबनी हो जाएगा, उसके बाद मधुबनी हो जाएगा, फिर उसके बाद सुपौल हो जाएगा, फिर उसके बाद अररिया हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? किशनगंज हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है,
दैट्स इट यातनम, दैट्स इट। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, किशनगंज नेपाल, नेपाल प्लस वेस्ट बंगाल दोनों से बॉर्डर बनाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैंने बोला था बिहार के पूर्व में किशन आपको क्या है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल के साथ किशनगंज बॉर्डर बनाता है। उसके बाद पूर्णिया यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, उसके बाद कटिहार हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वेस्ट बंगाल के साथ अगर मैं बात करूं बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो 3 करते हैं, 3 करते हैं। एक हो जाएगा किशनगंज, किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज। एक कौन हो जाएगा दोस्तों, किशनगंज हो जाएगा। फिर उसके बाद देखोगे पूर्णिया हो जाएगा, उसके बाद आपका पूर्णिया हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, कटिहार हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। तो आप देखोगे ये जो है, ये नेपाल के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, ये नेपाल के साथ हम लोग बॉर्डर बना रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। अब हम लोग आते हैं दोस्तों झारखंड, झारखंड के अगर मैं बात करता हूँ झारखंड के बारे में, झारखंड के बारे में, उससे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार के रामसर साइट के बारे में। उससे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, बिहार के रामसर साइट। उसके पहले हम लोग बात करेंगे बिहार के रामसर साइट इतना, बिहार के इतना, बिहार के रामसर इतना, रामसर इतना साइट, बिहार के रामसर साइट के बारे में। तो बिहार में टोटल रामसर साइट की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 6 है। बिहार, अब कई लोग सोच रहे होंगे सर अभी तक राजधानी नहीं बताया, ठीक है भाई तुम्हारी बात हम सुन लेते हैं, राजधानी नहीं बताया, ठीक है। कई लोग तो उस पर लड़ते रहते हैं। देखो बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है, बिहार की अपना जो बिहार है ना, इस बिहार की जो बिहार की जो राजधानी है, बिहार की जो राजधानी है, लो भाई तुम्हारा बात भी सुन ले, बिहार की राजधानी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, पटना हो जाएगी, ठीक है। मतलब पटना सुनने के लिए इतने आतुर थे, मतलब जरूर कोई चक्कर है, याद रख लेना, जरूर कोई चक्कर है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक। चलो तो बिहार के रामसर साइट को पहले जान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं? अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बिहार के रामसर साइट पहले पढ़ लेते हैं, बिहार में जो रामसर साइट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे आते हैं। देखो बिहार में आप देखोगे 6 रामसर साइट है, 1 2 3 4 5 6 पेपर में इस पे प्रश्न आते हैं। एक हो जाएगा पहले कांवरताल झील, कांवरताल झील हो जाएगा, कांवरताल झील हो जाएगा, ये बिहार का पहला रामसर साइट था। फिर उसके बाद नागी हो जाएगा अभ्यारण्य, फिर उसके बाद नकटी अभ्यारण्य हो जाएगा, फिर उसके बाद गोगा बिल, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद देखो गोकुल जलाशय यत्ना, गोकुल यत्ना, गोकुल जलाशय, गोकुल यत्ना, गोकुल, गोकुल जलाशय, इसके बाद गोकुल जलाशय हो जाएगा, नागी नकटी गोकुल जलाशय। उसके बाद देखोगे क्या हो जाएगा दोस्तों, उदयपुर झील, उदयपुर यत्ना, उदयपुर यत्ना, उदयपुर झील, उदयपुर झील हो जाएगा। और उसके बाद गोगा बिल झील हो जाएगा, उसके बाद गोगा बिल यत्ना, उसके बाद गोगा बिल झील हो जाएगा, 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 ठीक है। चलिए तो अगर मैं बात करता हूँ कि कांवरताल झील ये कहाँ पे है दोस्तों, बिहार में, ये बेगूसराय में, कहाँ पे दोस्तों, ये बेगूसराय में है। अगर मैं बात करूँ ये नागी का और नकटी दोनों कहाँ पे दोस्तों, ये जमुई में है। ये कहाँ पे, दोनों के दोनों रामसर साइट कहाँ पे, जमुई में है। गोकुल जलाशय अगर पूछे कहाँ पे है दोस्तों, ये बक्सर में है, ये बक्सर में है। अगर पूछे उदयपुर झील ये कहाँ पे दोस्तों, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। और गोगा बिल झील की बात करूँ तो ये कहाँ पे है मेरे भाई, ये कटिहार में है। ये कहाँ पे है मेरे भाई, ये कटिहार में है। ये कहाँ पे है मेरे भाई, ये कटिहार में है। ये कहाँ पे है, कटिहार में है। ये कहाँ पे है, कटिहार में हो जाएगा, कटिहार में हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले बॉर्डर बनाते हैं और कौन कौन से, क्योंकि पेपर में तो यही प्रश्न आपसे पूछेगा, पेपर में तो यही प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो झारखंड के साथ 8 जिले बॉर्डर बनाते हैं बिहार के, 3 4 5 6 7 8। देखो होता क्या है ना कि 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से पृथक होकर क्या बनता है दोस्तों, झारखंड बनता है। क्या बनता है, झारखंड बनता है। फिर जितने भी बिहार में खनिज वाले क्षेत्र थे 97% से ज़्यादा खनिज वाला क्षेत्र झारखंड में चला गया। अभी भी हमारे पास जो खनिज का क्षेत्र देखने को मिलता है ना, वो बिहार के दक्षिण में ही देखने को मिलता है, वो बिहार के दक्षिण में ही देखने को मिलता है, वो बिहार के दक्षिण में ही देखने को मिलता है। मैं मैप भी दिखाऊंगा, चिंता नहीं करना, लेकिन इसको नोट डाउन भी करते हुए चलेगा। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा लिखते हुए चलना है। ये रोहतास, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर रोहतास, उसके बाद रोहतास, औरंगाबाद इतना, औरंगाबाद, औरंगाबाद इतना, गया,
ठीक है, गया नवादा, ठीक है, और रोहतास औरंगाबाद। आपको बता दूं कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहीं पे होती है ना, वो किशनगंज में ही होती है सबसे ज़्यादा वर्षा। सबसे कम वर्षा कहाँ पे? औरंगाबाद में होती है। ये भी आप याद कर सकते हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं। जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, इतना जमुई, इतना जमुई, उसके बाद बांका, जमुई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? बांका हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। तो ये 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों? छोटा कर लेते हैं, और इधर एक तरफ लिख लेते हैं यूपी के साथ, इतना यूपी के साथ, यूपी के साथ जो है सीमा साझा करने वाले जिले, सीमा साझा साझा करने वाले जिले, ठीक है। अब ये बताइएगा कि बिहार के कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं? नाम लिखिए। मैं मैप भी लगा देता हूँ, ठीक है, मैं मैप भी लगा देता हूँ, ठीक है। नहीं तो कहिएगा कि सर जी आप मैप आप नहीं लगाते हैं, खाली अपना ही तो टीम टाम किए रहते हैं, ठीक है, अपना ही समझते हैं, ठीक है, इसलिए मैं मैप भी लगा देता हूँ। मैंने मैप जानबूझ के पहले नहीं लगाया, क्योंकि पहले लगा देते ना तो आप लोगों के दिमाग में छवि नहीं बनता, ठीक है। अभी जो लगाएंगे ना, आप अपने दिमाग में छवि बनेगी, या आपके दिमाग में आप छवि बनेगी। देखो, ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया और बताया। देखो, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिले नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 3 जिले किसके साथ? ये वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं, और ये 7 जिले नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। उसके बाद मैंने अभी आपको जस्ट लिखा यहाँ पे कि भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ये सब जो है 1 2 3 4 5 6 7 और एक हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि नहीं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, और उसके बाद भागलपुर, कटिहार, ये 8 जिले के साथ ये झारखंड के साथ बॉर्डर बनाते हैं, ये झारखंड के साथ बॉर्डर बनाते हैं। ये भी मैंने आपको लिख दिया, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा 8। टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? मैंने बनाया है कि नहीं बनाया? जानबूझ के आपके सामने छवि बने, इसीलिए। अब आइए उत्तर प्रदेश के साथ जो बॉर्डर बनाते हैं उनको लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले बॉर्डर बनाते हैं। अब वही उन्हीं 8 जिलों को अपने को लिखना है। अब उन्हीं 8 जिलों को क्या करना है? अपने को लिख लेना है। अब उन्हीं 8 जिलों को अपने को लिख लेना है, ठीक है। चलिए, कहाँ गया भाई पेज? हाँ, ये रहा। कलर चेंज करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 8। अब यूपी के साथ कौन कौन से 8 जिले बॉर्डर बनाते हैं उनको अपने लोगों को लिखना है, ठीक है। पहले पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण इतना, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। फिर उसके बाद गोपालगंज हो जाएगा, सिवान हो जाएगा, सिवान हो जाएगा। उसके बाद सारण हो जाएगा, सारण हो जाएगा, ठीक है, सारण हो जाएगा। ये मैं लिखा रहा हूँ, इतना सारण हो जाएगा। उसके बाद भोजपुर, बक्सर इतना, फिर उसके बाद भोजपुर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बक्सर हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा। उसके बाद कैमूर और रोहतास हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, जिसको हम लोग कभी कभी भभुआ भी कहते हैं, और क्या हो जाएगा? अंतिम में कौन हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। आजकल मालूम है एग्जामिनर क्या कर रहा है, पता है? अब एग्जामिनर मालूम है क्या कर रहा है? ये 8 जिले तो मैंने आपको बता दिए, यहाँ पे आपको गिनवा भी सकता हूँ कि पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज दूसरा, सिवान तीसरा, सारण चौथा, ठीक है, भोजपुर 5वां, बक्सर 6वां और कैमूर 7वां और रोहतास 8वां। अब आज क्या करता है कि भैया यूपी के कौन से जिले, यहाँ पे तो यूपी है। अब यहाँ पे ऐसे पूछ सकता है कि यूपी के कौन से जिले बिहार के साथ बॉर्डर बनाते हैं। आजकल पेपर में ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, तो हमको दोनों तरफ का याद करना पड़ेगा। डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड? निशा जी, ठीक है, आप गर्लफ्रेंड के बारे में बातचीत मत करिए, पढ़िए, ठीक है, पढ़ लीजिए बहन, ठीक है। आपके पैर पकड़ते हैं, आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज, ठीक है, पढ़ लीजिए। इतना गर्मी में मर के पढ़ा रहे हैं, पूरे पसीना तर हो गए हैं, इतना समर्पित होकर इतना बढ़िया क्लास दे रहे हैं, क्यों क्लास को बर्बाद करने पे तुली हुई हैं आप खुद बताइए, ठीक है। कहिएगा तो आपके पैर पकड़ लेंगे, आप क्या ही कर सकते हैं। कितना गर्मी में मर के पढ़ा रहे हैं, आपको खुद सोचना चाहिए। आप जैसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए पहले तो, क्लास में इस तरीके की बातचीत करते हुए, ठीक है। लज्जा, हाया,
परंपरा, निष्ठा कुछ भी है ही नहीं। टीचर और स्टूडेंट की गरिमा ही नहीं है कुछ, सब चीज एकदम तार तार है। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। ठीक है, आदमी चाहता है कि ईमानदारी से पढ़ाए। ठीक है, अभी हम बताते हैं कि यूपी के कौन कौन से जिले जो हैं बिहार के साथ बॉर्डर बनाते हैं। बताइए, लिखिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा जिला बिहार के साथ बॉर्डर बनाता है। पिछले बार बीपीएससी में यही प्रश्न पूछा था, बीपीएससी में यही प्रश्न पूछा था इतना कि कौन सा जिला यूपी का बिहार के साथ बॉर्डर बनाता है। अब ये पूछा था, अब इसमें लोगों का हो गया था पाचक, अब इसमें लोगों का हो गया था दोस्तों पाचक हो गया था, इसमें लोगों का हो गया था पाचक। तो महाराजगंज, कुशीनगर, यहाँ पे आप देखोगे ये यूपी है और यूपी के कौन कौन से जिले बिहार के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। देखो तो यहाँ पे महाराजगंज हो जाएगा, महाराज यहाँ पे आप देखोगे ये महाराजगंज हो जाएगा, पहला लिख लीजिएगा दोस्तों महाराजगंज हो जाएगा। ठीक है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, दूसरा लिखोगे कुशीनगर हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा, तीसरा लिखोगे देवरिया हो जाएगा, देवरिया हो जाएगा, देवरिया लिखेगा। चौथा लिखते हुए चलेगा बलिया, गाजीपुर, उसके बाद लिखेगा दोस्तों बलिया हो जाएगा, बलिया हो जाएगा। उसके बाद पांचवा लिखेगा गाजीपुर हो जाएगा, गाजीपुर इतना गाजीपुर हो जाएगा, गाजीपुर हो जाएगा। ठीक है, गाजीपुर हो जाएगा। फिर उसके बाद चंदौली और सोनभद्र हो जाएगा, चंदौली। छठवां लिखेगा दोस्तों चंदौली हो जाएगा, चंदौली हो जाएगा, चंदौली हो जाएगा। और सातवां लिखेगा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों सोनभद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। आप देख रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कितने लोग देख रहे हैं बताइए। ठीक है, बहुत समर्पित हो गया, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, पूरे एकदम नहाए हुए हैं, पसीने से पूरा लथपथ है, एकदम एकदम लथपथ है ना, एकदम लथपथ है और पूरे समर्पित होकर पढ़ा रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो। 50,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, 50,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। ठीक, चलिए, ठीक है, 50,000। सोचो बिहार पुलिस में आपको बता देता हूँ, बिहार पुलिस में याद रख लीजिएगा, आपको केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है, फिजिकल पे सिलेक्शन होता है, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें 48,000 वैकेंसी आ रही है। और मैं आपको टाइम बता दूं, 27 जुलाई को वैकेंसी आएगी। 27 जुलाई को क्या आएगी दोस्तों, वैकेंसी आएगी। 27 जुलाई को आपको वैकेंसी आएगी, 27 जुलाई को आपको वैकेंसी आएगी। ये बात आपको मैं बता देता हूँ, ये बात आपको मैं बता देता हूँ, 27 जुलाई को वैकेंसी आने वाली है, 27 जुलाई को वैकेंसी आने वाली है। तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, अभी से तैयारी में लग जाना है, याद रखना। ठीक, चलिए, तो इसको नोट डाउन किया सभी लोगों ने, इसको नोट डाउन किया, आगे बढ़े हम लोग। इसको नोट डाउन किया सभी लोगों ने, इसको नोट डाउन किया सभी छात्रों ने, हम लोग आगे बढ़े, बता दीजिएगा। तो क्लासेस कैसी लग रही है बताइए। यस, फैन इज नॉट वर्किंग। ठीक है, फैन इज नॉट वर्किंग, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही बोल रहे हैं आप बहन, ठीक, एकदम सही बोल रही हैं। ठीक है, एकदम सही बोल रही हैं। 48,000, सोच लो, महिलाओं के लिए तो बहुत फायदा रहता है कि ऑल ओवर आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करती हूँ, आप बिहार का क्या किसी भी स्टेट का फॉर्म भरती हैं तो 10% महिला आरक्षण ऑल ओवर इंडिया आपको दिया जाता है। वो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। अच्छा, बिहार में आप देखोगे, बिहार में आप देखिएगा, बिहार में आप देखोगे, ठीक है, जिले मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कितने हैं दोस्तों, 38 हैं। प्रमंडल भी मैंने अभी आपको लिखवाया था कि कितने हैं दोस्तों, 9 हैं। अनुमंडल अनुमंडल भी मैंने अभी लिखवाया है, कितना है, 101 है। प्रखंड अगर मैं बात करूं, प्रखंड अगर पूछ ले कितने हो जाएंगे दोस्तों, 534 हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं ग्राम पंचायत की, इतना ग्राम पंचायत की अगर मैं बात करूं, अभी जस्ट मैंने लिखवाया था, इतना कितना हो जाएंगे दोस्तों, 8,053 हो जाएंगे। लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, विधान परिषद की सीटें, अभी आपको बता देता हूँ। पहली बात तो याद रख लीजिएगा, बिहार में द्विसदनी विधायिका है, बिहार में अभी वर्तमान समय में द्विसदनी विधायिका है। ठीक, चलिए, ठीक है, तो बिहार में द्विसदनी विधायिका है। आप देखोगे बिहार में लोकसभा की जो सीटें हैं ना वो 80 हैं, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 40 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 16 है, विधानसभा की सीटें 243 हैं और विधान परिषद की सीटें यहाँ पे 75 हैं। बिहार में क्या है दोस्तों, द्विसदनी विधायिका है, द्विसदनी विधायिका है, द्विसदनी विधायिका है, द्विसदनी विधायिका है। अच्छा, वर्तमान सीएम अगर पूछ रहे, वर्तमान सीएम ऑफ बिहार,
वर्तमान सीएम ऑफ यत्ना बिहार अगर मैं बात करूं, वर्तमान सीएम ऑफ बिहार अगर पूछो सम्राट चौधरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सम्राट चौधरी हो जाएंगे, सम्राट चौधरी हो जाएंगे, सम्राट चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, सम्राट चौधरी हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। ये 24वें मुख्यमंत्री थे, इतना 24वें सीएम बने हैं बिहार के। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ के गवर्नर अगर पूछ ले कौन है, तो दोस्तों सैयद अता हसनैन हो जाएंगे, हसनैन हो जाएंगे, सैयद अता हसनैन हो जाएंगे, सैयद अता हसनैन हो जाएंगे। अभी आपको पता है पटना हाईकोर्ट में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट की गई हैं। अभी पटना हाईकोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, पटना हाईकोर्ट अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में दोस्तों, पटना हाईकोर्ट की, ठीक है, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट की गई है। मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट की गई हैं, जिनका नाम हो जाएगा मीनाक्षी मदन रॉय हो जाएंगी। ये पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट की गई हैं, याद रख लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ हाईकोर्ट का आर्टिकल के बारे में, तो हाईकोर्ट जो हाईकोर्ट है इसका आर्टिकल 214 हो जाएगा, 214 के तहत इसका गठन किया जाता है। और देश में अगर मैं बात करता हूँ देश में हाईकोर्ट की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 25 है। और 25वां हाईकोर्ट अगर मैं बात करूँ कहाँ पे बना हुआ है, ये अमरावती में बना हुआ है। अमरावती में ये देश का 25वें नंबर का हाईकोर्ट बना हुआ है। देश के 25वें नंबर का क्या बना हुआ है, हाई कोर्ट बना हुआ है। ठीक है, हाई कोर्ट बना हुआ है। ठीक है, हाई कोर्ट बना हुआ है। ठीक है, आज हम लोग गए थे मैच खेलने, और आज भी गए थे अब लोग सोच रहे होगे इससे वर्किंग डेज में और छुट्टी वाले देश में दोनों जगह जाते हैं, दोनों दिन ही चले जाते हैं, पैर में हो गया सूजन और खड़े रहने में हो रहा है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी क्लासेस लिया जा रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। बच्चे भी आस लगाए हुए हैं कि सर जी हमारे लिए कुछ स्पेशल क्लासेस लाएंगे जो हमारे लिए एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। क्लासेस कैसी लग रही हैं ये बताइए, ठीक है, क्लासेस कैसी लग रही हैं ये बताइएगा। ठीक, आगे बढ़े हम लोग, बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया दोस्तों, ठीक है, पृथक बिहार बनने की कहानी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगता है। उस समय वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, 12 दिसंबर 1911 को मैं फिर से बता देता हूँ, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगता है। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगता है, और उस समय वाइसराय कौन रहता है दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड रहता है। अब उसमें होता क्या है दोस्तों, उसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और बंगाल से पृथक करके एक नया राज्य बनाने की घोषणा की जाती है जिसका नाम बिहार होता है। 22 मार्च 1912 को बिहार का क्या होता है, गठन होता है। इसलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ विश्व जल दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। फिर थोड़े समय बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो जाता है। फिर 15 नवंबर सन 2000 को क्या हो जाता है, बिहार से क्या झारखंड अलग हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, वर्तमान में अभी तक कोई विभाजन नहीं हुआ है। बिहार में कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है, भैया आपने अभी जस्ट बताया, यहाँ पे सर जी आपने बताया, ठीक है, कहाँ पे गया, ठीक है, आपने सर जी बताया यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं। चल भाई थोड़ा छोटा हो जा, छोटका नहीं होगा, ऐसा बेमानी है, ऐसे थोड़ा था, छोटा तो करना ही पड़ेगा। चलिए आइए, हो जा भाई, हो जा, ये तो बेमानी है भाई, ये छोटा नहीं हो रहा है, हो गया, ठीक है, गजब बेइज्जती है, छोटा नहीं होता। टेक्नोलॉजी है तो मतलब इसका उपयोग करने की सहमति दो, ऐसे थोड़े होता है, ठीक है, ठीक। चलिए आइए बात करते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो बिहार में अगर आप देखोगे तो टोटल जिले कितने हैं, 38 है, प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है, ग्राम पंचायत 853 है, लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा की सीटें 16, विधानसभा की सीटें 243 और विधान परिषद की सीटें 75 हैं। अब यहाँ पे ये भी है, आपसे कुल नगर निगम अगर पूछे यहाँ पे कितने हैं, 19 है, ठीक है, कुल नगर निगम इतना
कुल नगर निगम यतना, कुल नगर यतना, कुल नगर निगम की बात करूं कि कुल नगर निगम यहाँ पे कितने हैं दोस्तों, 19 है, 19 है। और जो 19वां जो बना है ना वो सहरसा बना है। कौन बना है दोस्तों, ये 19वां जो बना है वो नगर निगम, वो कौन बना है, सहरसा बना है, सहरसा बना है, सहरसा बना है, सहरसा बना है। ठीक है। अगर पूछे कि कुल नगर परिषद कितनी है, 88 है। कुल नगर परिषद, कुल नगर परिषद 88 है। कुल नगर परिषद अगर पूछ ले कुल नगर यत्ना, कुल नगर यत्ना परिषद की बात करूं तो कुल नगर परिषद यहाँ पे अगर पूछ ले कितने हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे। अगर पूछे कि कुल नगर पंचायत कितने हैं, 154 है। इतना कुल नगर पंचायत इतना, कुल नगर इतना, कुल नगर इतना, नगर पंचायत, ठीक है, 154 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 154 हो जाएंगे, 154 हो जाएंगे, 154 हो जाएंगे। ठीक है, कुल 154 हो जाएंगे। कुल पुलिस जिला कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कहोगे हैं आप तो बोल रहे हैं 38 जिले हैं, पुलिस जिला 40 किस हो जाएगा, यार दो और है भाई, बगहा और नवगढ़िया। ठीक है, बगहा और नवगढ़िया दो और भी है। इसके अलावा दो और पुलिस स्टेशन अतिरिक्त नहीं बनाया जा सकते क्या, केवल 38 ही होंगे क्या, ऐसा थोड़े होता है भाई। ठीक, चलो कुल पुलिस जिला, कुल इतना पुलिस जिला इतना, कुल पुलिस इतना, कुल पुलिस जिला की अगर मैं बात करूं तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, वो 40 हो जाएंगे। 38 तो जिलों में हो जाएंगे, 38 तो जिलों में हो जाएंगे और दो और बनाए गए हैं। एक हो जाएंगे दोस्तों बगहा, एक नवगढ़िया। ठीक है, एक हो जाएगा बगहा, एक हो जाएगा बगहा, एक हो जाएगा नवगढ़िया, एक हो जाएगा नवगढ़िया, एक हो जाएगा नवगढ़िया। ठीक है। बिहार में विधान मंडल, आपको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे बिहार में द्विसदनी विधायिका आपको देखने को मिलती है। अभी आपको बताया है कि नहीं बताया, बताइए। अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि नहीं कि यहाँ पे कि बिहार में द्विसदनी विधायिका आपको देखने को मिलती है। क्लासेस के बारे में कोई रिस्पॉन्स बताएगा, ये क्लासेस के बारे में, कार्तिक जी कैसी क्लासेस लग रही है, रिमझिम जी कैसी क्लासेस लग रही हैं। ठीक है, निशा जी, ठीक है, जो थोड़ी सी पागल हैं, बबली जी, बबली भारती जी, कैसी लग रही है क्लासेस, ये बताइए सभी लोग। हम्म, अब जैसे कि मान लो मैंने आपको यहाँ पे बताया विधानसभा की सीटों के बारे में, विधान परिषद की सीटों के बारे में, लोकसभा की सीटों के बारे में, राज्यसभा की सीटों के बारे में, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। लेकिन आपसे इसमें और क्या प्रश्न बनेगा कि विधानसभा में कुल आरक्षित सीट कितनी है। यहाँ पे आपसे पेपर में बनेगा विधानसभा में, विधानसभा में कुल आरक्षित इतना, आरक्षित सीट अगर मैं बात करूं कि विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की अगर मैं बात करता हूं तो विधानसभा में कुल आरक्षित सीट अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इतना 40 हो जाएगा। अब उसमें देखोगे आपसे पूछा जा सकता है अनुसूचित जाति के लिए 2 है, इसमें से आप देखिएगा अनुसूचित इतना, अनुसूचित इतना, अनुसूचित जाति के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अनुसूचित जाति के लिए 38 हो जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित इतना, अनुसूचित इतना, अनुसूचित जाति के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए 38 हो जाएगा। तो विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें 40 हैं और जिसमें से 2 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित देखो, अनुसूचित जाति एक हो जाएगा दोस्तों, अनुसूचित जनजाति, सॉरी लिख लेना यहाँ पे, अनुसूचित जनजाति, जनजाति और एक अनुसूचित जाति। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि ये बताइएगा जरा कि लोकसभा में एससी हेतु कितनी सीट आरक्षित है। तो लोकसभा में एससी हेतु, बिहार में लोकसभा में एससी हेतु 6 सीट आरक्षित है। 6 सीट क्या है दोस्तों, आरक्षित है। 6 सीट आरक्षित है, 6 सीट आरक्षित है। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह वगैरह की शुरुआत हम लोग कल से करेंगे।
प्रतीक चिन्ह वगैरह की शुरुआत अभी हम लोग कल से करेंगे। आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने अभी स्टार्ट ही किया है, समझिए अभी तो हमने आपको एक तरीके से जो है इंट्रोडक्शन ही क्लास चल रही है, इसी में हमने इतना आपको कवर कराया है, इसी में हमने आपको इतना कवर कराया है। और आप लोगों में से जितने भी लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इस क्लासेस को डेली पर्पज से रिवीजन करिएगा ताकि जितने हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा बिहार का सामान्य परिचय है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, वो बिहार का